हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन ब्लूसम बायोलॉजी। इस वीडियो में हमने चैप्टर लिया है नियंत्रण एवं समन्वय। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का 7th चैप्टर है ये। तो हम शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण अथवा रखरखाव के कार्य में संलग्न जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ा था। पिछला जो चैप्टर था वो जैव प्रक्रम था, उसमें हमने सजीवों में अनुरक्षण का कार्य पढ़ा था। हमने इस बात पर विचार करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियां वास्तव में वृद्धि का परिणाम होती है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है और वृद्धि करता है, और हम देख सकते हैं कि नवोद्भिद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को एक ओर धकेल कर बाहर आ जाता है। कोई भी बीज है वो अंकुरित होता है और मृदा में से बाहर आ जाता है, मृदा को धकेल कर। लेकिन यदि इसकी वृद्धि रुक गई होती तो ये गतियां नहीं होती। अगर उसकी वृद्धि रुक जाएगी तो वो बाहर की ओर नहीं आ पाएगा, उसमें गति नहीं होगी। अधिकांश जंतुओं में कुछ पादप में होने वाली कुछ गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं है। कुछ गतियां तो वृद्धि से संबंधित हो सकती है, लेकिन अधिकतर गतियां वृद्धि से संबंधित नहीं हो सकती है। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस, ये गतियां वृद्धि के कारण नहीं होती है। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। यानी कि हमको जो गति दिखाई देती है वो हम अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं। वो गतियां क्यों होती है? पर्यावरण में परिवर्तन आता है, उसकी वजह से उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, जिससे ये गतियां होती है। बिल्ली इसलिए दौड़ी क्योंकि उसने एक चूहा देखा था। बिल्ली क्यों दौड़ी? उसके अंदर वृद्धि के कारण थोड़ी दौड़ी, उसने पर्यावरण में परिवर्तन देखा। उसने क्या देखा कि एक चूहा देखा, उसकी वजह से दौड़ी। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए एक ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। और इसके अलावा गति क्यों होती है? ताकि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो उसका लाभ सजीव उठा सकें, इसलिए वो ऐसा प्रयास करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है तो सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं। तो इस तरह की परिवर्तन पर्यावरण में होते हैं जिनके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं। बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। झूला झूलते हैं तो बच्चों को क्या मिलता है? आनंद मिलता है। भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन आसानी से भली भांति हो जाए। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस की जाती है या जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। जब भी हमारी आंखों में तेज रोशनी जाती है या फिर हम किसी गर्म वस्तु को छू देते हैं तो तुरंत हमें परिवर्तन का पता लग जाता है और हम अपने आप को बचाने के लिए उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, उस परिवर्तन के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया के प्रति ये गतियां सावधानी से नियंत्रित की जाती है। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक समुचित गति उत्पन्न होती है। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं तो उसमें एक गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हम जोर से चीखने की अपेक्षा फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। जब क्लास में हम बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं तो हम क्या करते हैं? फुसफुसाकर बात करते हैं, चीखते नहीं है, जोर से चिल्लाते नहीं हैं। तो वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो इसे प्रेरित करती है। अतः इस तरह की नियंत्रित गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। अब हम क्लास में चिल्लाते क्यों नहीं है, फुसफुसाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल है। इसी वजह से हम इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। पर्यावरण में कुछ परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप हम ऐसी अनुक्रिया करते हैं। दूसरे शब्दों में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग करना चाहिए जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, और
इन सारी बातों का यह निष्कर्ष निकलता है कि सजीवों में कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो कि नियंत्रण और समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर संगठन के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतक का उपयोग इन नियंत्रण एवं समन्वय क्रियाकलापों में किया जाता है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें कुछ विशेष ऊतक होते हैं जो इस कार्य को करते हैं, नियंत्रण और समन्वय के कार्य को करते हैं, यानी हमारी बॉडी को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारा जंतु तंत्रिका तंत्र। जंतुओं में यह नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है। कौन सी ऊतक के द्वारा? तंत्रिका और पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है जंतुओं में, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थिति में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने की और उसके अनुरूप क्रिया करने की आवश्यकता होती है। हम कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों द्वारा लगाया जाता है। जैसे हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारे लिए खतरनाक है और हम उसके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं और हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो हम कैसे पता चलता है हमें कि हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं? तो इस सभी के लिए हमारे पर्यावरण से सारी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरों के द्वारा लगाया जाता है। ये ग्राही प्राय हमारी ज्ञानेंद्रियों में होते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन सी होती है हमारी? जैसे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा आदि। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं और इसी तरह रस संवेदी होते हैं जो रस संवेदी ग्राही हैं जो स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण ग्राही गंध का पता लगाते हैं। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। इसका जो द्रुमिका होती है वो इसका सिरा होता है तंत्रिका कोशिका का। यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह न्यूरॉन का तंत्रिका कोशिका का एक चित्र है। इसमें यह द्रुमिका है। यह तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है यह सूचना, और एक रासायनिक क्रिया द्वारा यह एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। यह द्रुमिका है, ये चारों तरफ जो क्या है ये द्रुमिका है, और कोशिका काय कौन सी है? ये है, इसका ये न्यूक्लियस है। इसको कोशिका काय कहते हैं, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये द्रुमिका है, इन तक जाता है और तब तंत्रिकाक्ष यानी एक्सोन में होता हुआ उसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। ये एक्सोन है, तंत्रिकाक्ष जिसको कहते हैं। यहाँ से ट्रांसफर होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। शुरुआत में तो क्या होता है कि रसायन से विद्युत आवेग पैदा होता है, और फिर लास्ट में जाते जाते विद्युत आवेग से क्या पैदा हो जाता है? कुछ रसायन निकलते हैं। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करती है। एक तंत्रिका कोशिका के बाद अगली तंत्रिका कोशिका होती है। इस तंत्रिका कोशिका का तो एंडिंग पॉइंट होता है जिसको कि हम एक्सोनल एंड कहते हैं, और तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। और दूसरी तंत्रिका का क्या होता है? द्रुमाक्ष होता है उसके पास में, लेकिन दोनों के बीच में क्या होता है? गैप होता है, और उस गैप में ये तंत्रिका कोशिका का एक जो लास्ट वाला सिरा है, अंतिम सिरा है, वो कुछ रसायन छोड़ता है और उस रसायन से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। वो विद्युत आवेग कहाँ जाता है? अगली तंत्रिका की द्रुमिका में वो आवेग प्रारंभ हो जाता है। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। इस तरह से ये शरीर में तंत्रिका आवेग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसे देखिए ये आपको अंतिम सिरा दिखाई दे रहा है, इसका ये अंतिम सिरा है तंत्रिका कोशिका का। ये प्रारंभिक सिरा है, ये डेंड्राइट्स कहते हैं इनको, द्रुमिका भी कहते हैं। ये कोशिका काय है। इधर दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका
इस तरह से यहाँ गैप होता है और इस गैप में रसायन छोड़ा जाता है और वो रसायन क्या बन जाता है, विद्युत आवेग बन जाता है। विद्युत आवेग बनकर इसमें प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में विद्युत आवेग चला जाता है। इसी तरह का एक अंतर्ग्रंथन सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक ले जाता है। ये जो रिक्त स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। और इसी तरह का जो सिनेप्स है वो किस किस के बीच में होता है, तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका के बीच में, और वहां तक ये आवेग पहुंच जाता है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। ये जो तंत्रिका कोशिका है ये क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कहलाती है। देखिए आप पेशी कोशिका में किस तरह से ये पेशी कोशिका है और ये तंत्रिका का डेंड्राइट है जो कि इस पेशी कोशिका के साथ सिनेप्स बनाता है और इस तरह से यह आवेगों को स्थानांतरित करता है। अब देखिए, अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तंत्रिका कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ऐसे जाने कितने न्यूरॉन हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। तो इनका एक जाल बना हुआ होता है। ये सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन में विशिष्टीकृत होते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, न्यूरॉन सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करते हैं। चित्र 7.11 को देखिए। इसमें तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। चित्र 7.1 को देखिए, जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। ये 7.1A है। सूचनाएं उपार्जित कहाँ की जाती है, यहाँ की जाती है, द्रुमिका में। यहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है। फिर देखिए, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। तो विद्युत आवेग की तरह सूचनाएं यात्रा कहाँ करती है, इसमें होकर, ये यहाँ से यहाँ होकर विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है। फिर उसके बाद जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। इसका परिवर्तन रासायनिक, यहाँ ये जो इसका लास्ट का हिस्सा है यहाँ रासायनिक वेग में, क्योंकि यहाँ दूसरी तंत्रिका का क्या होता है, ध्रुवांश होता है। तो ये यहाँ पर सूचनाओं का विद्युत आवेग में परिवर्तन हो जाता है और ये विद्युत आवेग दूसरे एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये संचरित हो सके, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन दूसरे उसमें हो जाता है और वो जिससे आगे संचरित हो जाता है। तो इस तरह से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में ये सारी चीजें, ये सारे आवेग पहुंच जाते हैं और हमें इस तरह से किसी भी तरह की संवेदना का ज्ञान होता है। क्रियाकलाप 7.1, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा और तर्जनी उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में क्या अंतर है। खाना खाते समय उसी तरह से अपनी नाक बंद कर लीजिए तथा ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या आप उस खाने का पूरा स्वाद ले रहे हैं। जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी और भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं। यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि यह क्यों होता है। इस अंतर को जानने के लिए उनके संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए और चर्चा कीजिए। जब आपको जुकाम हो जाता है तब भी क्या आप इसी स्थिति का सामना करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रिया में क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।